अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता, कुछ साए ऐसे होते हैं जो दिन के उजाले में भी पीछा नहीं छोड़ते। वेदांत मलिक की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो सिर्फ पहला मोहरा था। अब खेल बड़ा हो चुका था। कातिल अब भी आजाद था और इस बार उसका अगला निशाना कौन होगा कोई नहीं जानता था। पर एक चीज पक्की थी, जिसे एक बार साया छू ले वो जिंदा नहीं बचता। एक अमीर बिजनेसमैन वेदांत मलिक की हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। केस की जांच दक्ष राणा के हाथ में आती है, जो शहर का सबसे तेज तर्रार जासूस है। जैसे जैसे सुराग सामने आती हैं, एक अनदेखा दुश्मन उसकी हर चाल पर नजर रख रहा होता है। हर सुराग उसे और गहरे रहस्य में धकेलता जाता है। कौन था वेदांत मलिक का असली दुश्मन? क्या ये सिर्फ बिजनेस राइवल था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश? आखिरकार दक्ष एक नाम तक पहुंचता है, साया। पर इससे पहले कि वह सच उजागर कर सके, खेल पूरी तरह बदल जाता है। अध्याय 6, छिपे हुए दस्तावेज। दक्ष राणा अपने ऑफिस में बैठा वेदांत मलिक के केस की फाइल पर अपनी नजरें गड़ाया था। उसका दिमाग तेजी से सुरागों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। संधि, 4 लोग और एक छाया जो अंधेरे में है। रणवीर ठाकर अब सबसे अहम कड़ी था, लेकिन उससे पहले दक्ष को वेदांत के ऑफिस से मिले कुछ पुराने दस्तावेजों को खंगालना था। उसे भरोसा था कि इसी में कोई बड़ा राज छिपा होगा। दक्ष रात के अंधेरे में छुपकर वेदांत मलिक के पुराने ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। वहां पुलिस की सील लगी थी, लेकिन वह बिना किसी को खबर हुए अंदर घुस गया। उसने जल्द ही वेदांत की पुरानी फाइलों को देखना शुरू किया। अचानक एक दराज से उसे एक काला लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ एक अक्षर लिखा था, के। दक्ष ने जल्दी से लिफाफा खोला। उसमें एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें 4 हस्ताक्षर थे। पहला वेदांत मलिक, दूसरा रणवीर ठाकर, तीसरा एक अज्ञात हस्ताक्षर के और चौथा एक खाली जगह, साया। तो क्या साया भी इस संधि का हिस्सा था? दक्ष ने खुद से पूछा। तभी उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। अध्याय 7, मौत की दस्तक। दक्ष ने झट से अपनी बंदूक निकाली और पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हल्की हवा में पर्दा लहरा रहा था, लेकिन कमरे में अजीब सी सिहरन थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फाइल पर गई, किसी ने उसे हाल ही में पलटा था। अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब आ गए हो, लेकिन ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। दक्ष ने तुरंत दरवाजे की ओर छलांग लगाई, लेकिन कोई नहीं था। उसने तेजी से फाइल उठाई और वहां से बाहर निकल आया। अध्याय 8, ये कौन है? ऑफिस लौटकर दक्ष ने फाइल को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक बिजनेस डील का जिक्र था, जिसमें के नाम के किसी व्यक्ति ने वेदांत मलिक और रणवीर ठाकर को एक गुप्त प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए राजी किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस प्रोजेक्ट को ब्लैक वाटर नाम दिया गया था, एक अंडरग्राउंड नेटवर्क जो गैर कानूनी हथियारों और खुफिया जानकारी की तस्करी करता था। तो ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा है। अब दक्ष को सिर्फ 2 चीजें करनी थी। पहला, के को खोज निकालना। दूसरा, पता लगाना कि साया कौन है और उसकी असली मंशा क्या है। अध्याय 9, रणवीर की मौत। अगली सुबह शहर के सबसे पॉश होटल के एक कमरे से खबर आई, रणवीर ठाकर की लाश मिली थी, ठीक उसी तरह जैसे वेदांत मारा गया था। गले पर गहरा कट और दीवार पर वही शब्द, मौत एक साया जो हर किसी पर पड़ती है। इसका मतलब था कि कातिल अब अपनी लिस्ट के अगले नाम काट रहा था। दक्ष को यकीन हो गया कि अगला नंबर के का था, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि के कौन है। क्या साया असल में के को मारना चाहता था या फिर कोई और खेल चल रहा था? अध्याय 10, मौत की घड़ी टिक टिक कर रही थी। दक्ष को अब एक नाम याद आया, माया वर्मा, वेदांत मलिक की पूर्व सेक्रेटरी, जिसे कंपनी से निकाला गया था। वह इस पूरे खेल में सिर्फ एक प्यादा थी या उसके पास भी कोई राज था? दक्ष जब माया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही उसे पूरे कमरे में बिखरे कागज मिले। तभी उसे माया का शव दिखाई दिया, लेकिन ये मौत अलग थी। इस बार गले पर कोई निशान नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक मोबाइल था। स्क्रीन पर सिर्फ एक वॉइस मैसेज था, जिसे उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। दक्ष, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। साया असली खतरा नहीं है, असली खेल तो। अचानक गोली की आवाज आई और मैसेज अधूरा रह गया। कोई नहीं चाहता कि मैं ये केस सुलझाऊं, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं, दक्ष ने खुद से कहा।
क्या दक्ष के को ढूंढ पाएगा? क्या साया सिर्फ एक नाम है या कोई असली इंसान? अब इस खेल में मौत की गिनती बढ़ती जा रही थी।